सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। शालिनी जी के अचानक शोरूम में दाखिल होते ही शोरूम में काम करने वाली हम सभी लड़कियों के पसीने छूट चुके थे। शोरूम की मैनेजर रेखा तो शालिनी जी के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई थी। शालिनी जी मेरे करीब आई, उन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक बात की और फिर बारी बारी से सभी लड़कियों से हाल समाचार जानकर शोरूम से चली गई। शालिनी जी के शोरूम से चले जाने के बाद शोरूम के मैनेजर रेखा के साथ बाकी लड़कियों ने भी राहत की सांस ली। बेंगलोर में शालिनी जी के कई शोरूम थे और मैं शालिनी जी के जिस शोरूम में काम करती थी वह सबसे नया शोरूम था, जो 2 साल पहले ही इस शोरूम का उद्घाटन किया गया था और मैं यहाँ काम करने वाली शुरुआती लड़कियों में से एक थी। एक शोरूम की मैनेजर रेखा ही थी जो यहाँ मुझसे पहले थी। शोरूम की मालकिन शालिनी जी के पास इतनी दौलत थी कि वे जीवन भर कुछ ना करती तो भी उनकी संपत्ति बढ़ती ही जाती। मेरी मैनेजर रेखा ने बताया था कि 10 साल पहले शालिनी जी ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और फिर कभी शादी नहीं की। बेंगलोर में पास इलाके में शालिनी जी कपड़ों के बंगलों में अकेली रहा करती थी, इसलिए मैं अक्सर सोचती कि शालिनी के ना रहने पर उनकी कंपनी की तरह उनका ये बंगला भी लावारिस हो जाएगा। अब तक शालिनी जी के इतना करीब भी कोई नहीं था जो उनके बाद सब संभाल सके, इसलिए मुझे शालिनी जी की हमेशा फिक्र होती थी, लेकिन मैं ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने देती थी। मैं हैदराबाद की रहने वाली थी और 2 साल पहले ही मेरी अनिकेत से शादी हुई थी और शादी के बाद वो मुझे लेकर बेंगलोर आ गया था। एक दिन मेरे एड्रेस पर मेरे नाम में एक गुमनाम खत आया, जिसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इस खत में मेरे पति अनिकेत के असलियत लिखी हुई थी। खत के अनुसार अनिकेत पहले से शादीशुदा था और हाजीपुर में उनकी पत्नी 2 बच्चे थे। भोली भाली लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाकर अनिकेत उन्हें बेंगलोर जैसे शहर में ले जाता और यहाँ उन लड़कियों को जिस्म बेचने पर मजबूर कर देता। यही अनिकेत का धंधा था और मैं भी इसका शिकार बन चुकी थी। खत को पढ़ने के बाद मुझे खत में लिखी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस खत को पढ़ने के बाद मैं अनिकेत से डरने लगी। वह सुबह काम पर जाता और शाम को घर लौटता। मेरे सर पर चढ़ा अनिकेत के मोहब्बत का भूत उतर चुका था, लेकिन मुझे फिर भी अनिकेत पर भरोसा था कि शायद वह गुमनाम खत एक मजाक हो। शाम को एक अधेड़ उम्र का आदमी महंगी कार में घर आ गया। अनिकेत ने बताया कि ये आदमी उसका दोस्त है और आज रात को घर में ही रुकेगा। थोड़ी देर बाद ही मैंने उस आदमी को अनिकेत के साथ शराब पीते देखा तो मेरे होश उड़ गए और खत में लिखा एक एक शब्द सच होने लगा। एक अजनबी आदमी को घर में देखकर समझ गई थी कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा ग्राहक था और ये पूरी रात मेरे साथ अपनी हवस पूरी करेगा, लेकिन मैं वैसे बनने से अच्छा मर जाना पसंद करती। इसलिए जब दोनों शराब की बोतल खाली कर चुके थे तब मैंने अनिकेत से कहा कि रात के खाने के लिए मैं चिकन लाने मार्केट तक जा रही हूँ। मैं मार्केट के बहाने उसी रात अनिकेत के फ्लैट से निकली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गई। मैंने अनिकेत के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया और वह खत भी पुलिस के हवाले कर दिया जो किसी गुमनाम औरत ने मुझे भेजा था। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनवाई और पुलिस के साथ अनिकेत के गिरफ्तारी के लिए फ्लैट पर पहुंची, लेकिन तब तक फ्लैट से फरार हो चुका था। एक महिला सिपाही ने मेरी समस्या को गौर से सुना और उसने मुझे शालिनी जी का एड्रेस दिया और मैं सीधे शालिनी जी मैम के बंगले पर पहुंच गई। शालिनी जी ने मुझे अपने बेंगलोर वाले शोरूम में जॉब दे दी और रहने के लिए पास ही एक सोसाइटी में फ्लैट दे दिया। 2 साल पहले मुसीबत की उस घड़ी में शालिनी जी ने ही मेरी मदद की, जिससे मैं संभल पाई और अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। शालिनी जी के इसी एहसान के बदले मैं उनकी हमेशा चिंता करती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कोई बात नहीं बताती थी। एक दिन मैं शोरूम में ही थी कि मेरे शोरूम के मैनेजर रेखा मेरे पास आई और बोली, कोमल, आज शाम को 6 बजे शालिनी मैम ने तुम्हें अपने बंगले पर बुलाया है, चली जाना, भूल मत जाना। इतना कहकर रेखा जी अपने केबिन में चली गई और मैंने अपने काम में लग गई। मुझे 6 बजे तक शालिनी जी के बंगले पर पहुंचना था, इसलिए 3 बजे ही मैं शोरूम से निकलकर अपने फ्लैट पर पहुंची और तैयार होकर सीधे शालिनी जी के बंगले पर पहुंच गई। बाहर खड़े गार्ड ने मेरा नाम पूछा और गेट खोल दिया। मैं समझ गई कि गार्ड को पहले ही मेरे आने की सूचना दी गई थी, वरना शालिनी मैम को कॉल करता और उनकी इजाज़त मिलने के बाद ही मुझे अंदर जाने देता। बड़े से बंगले के दोनों ओर खूबसूरत हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे और बीच से एक रास्ता शालिनी मैम के ड्राइंग रूम की ओर जाता था। मैं आगे बढ़ी ही थी, गार्डन में मुझे शालिनी जी नज़र आ गई और मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा, कुसुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं।
मैं शालिनी जी के साथ उनके ड्राइंग रूम में बैठी थी। उनकी नौकरानी ने मुझे पानी का गिलास दिया और चाय बनाने चली गई। मैं शालिनी जी के बड़े से ड्राइंग रूम में देखकर हैरान हो रही थी कि शालिनी मैम बोली, कुसुम, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरा एक काम कर सको। मैंने कहा, आप काम बताइए, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैम, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आज खुशहाल ज़िंदगी बिता रही हूँ। इतना कहते हुए मैं थोड़ी भावुक हो गई थी और मेरी भावुक को शालिनी जी ने समझ लिया। वह बोली, कुसुम, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं तो वही करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। अब मैं तुम्हें जो काम बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद तुम पीछे हट जाओ। मैंने कहा, नहीं मैम, मैं आपके किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटूंगी। आप काम तो बताइए। शालिनी जी ने मेरी ओर देखा और कहा कि तुम्हें एक आदमी को अपने प्रेम जाल में फंसाना है। क्या ये काम तुम कर पाओगी? शालिनी जी की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं देवी की तरह मानती हूँ वह औरत मुझसे ऐसी बात कहेगी। लेकिन मैं तो शालिनी की वह भक्त थी। अगर वह मुझसे किसी का कत्ल करने के लिए कह देती तो भी मैं कर देती। मैंने शालिनी जी से कहा, आप मुझे उस आदमी का एड्रेस दीजिए, ये काम कर दूंगी। मुझे खुद पर भरोसा था, क्योंकि सुंदरता में मैं किसी हीरोइन से कम भी नहीं थी और शायद यही वजह थी कि मेरे शोरूम पर काम करने वाली 18 लड़कियों में से शालिनी जी ने मुझे इस काम के लिए चुना। मेरी बात सुनकर शालिनी जी के चेहरे पर अजीब सी चमक नजर आने लगी। वह कुछ कहती इससे पहले ही नौकरानी चाय लेकर हाजिर हो गई और हम दोनों को चाय पकड़ा कर वह फिर से अंदर चली गई। चाय का पहला घूंट लेते हुए शालिनी जी ने कहा, अगर तुम इस काम को कर दोगी तो बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। मैंने कहा, आपने मुझसे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है मैम, इसलिए आपके काम के बदले मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो कौन है जिसे मुझे अपने प्यार में पागल करना है। शालिनी जी ने मुझे एक पैकेट थमाते हुए कहा, तुम अपने फ्लैट पर जाकर इस पैकेट को खोल कर देखना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। शालिनी जी के हाथों से मैंने पैकेट ले लिया और अपने फ्लैट पर आ गई। मैंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और सबसे पहले मैंने शालिनी जी के पैकेट को खोला। मुझे लगता था कि पैकेट में उस आदमी की फ़ोटो या उसका एड्रेस वगैरह होगा, लेकिन उसमें मुझे 1 लाख रुपए मिले। मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाया और शालिनी जी को फ़ोन लगा दिया। शालिनी जी के हेलो बोलने से पहले ही मैंने कहा, मैम, इस पैकेट में तो 500 के 2 गड्डियाँ हैं। शायद आप उस आदमी का फ़ोटो और एड्रेस पॉकेट में रखना भूल गई। और इतने रुपए आपने मुझे किस लिए दिए हैं? शालिनी जी ने कहा, तुम कल दिल्ली जा रही हो और काम होने तक तुम दिल्ली में ही रहोगी। फ्लाइट की टिकट और मैंने उस आदमी की डिटेल तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया है, चेक कर लो। ये 1 लाख रुपए तुम्हारे खर्च के लिए है और तुम्हारे अकाउंट में भी मैंने इतने ही रुपए भेज दिए हैं। ये दिल्ली में तुम्हारे ज़रूरी खर्चों में काम आएंगे। शालिनी जी का फ़ोन कटने के बाद जब मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट थे, साथ एक आदमी की फ़ोटो और उसका एड्रेस मुझे मिल गया। दिल्ली पहुंचकर जिस आदमी को मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना था, उस आदमी का नाम नीरज चोपड़ा था। नीरज के फ़ोटो को मैंने कई बार देखा था तो मुझे समझ आया कि यह आदमी 40 साल के आसपास का था। नीरज दिल्ली के द्वारका में रहता था और करोल बाग में इसका ऑफिस था। किसी 40 साल के आदमी को हुस्न के जाल में फंसाना इतना आसान नहीं होता। इस उम्र में आदमी इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि उसे इंसानों की पहचान हो जाती है। लेकिन मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, शालिनी जी से किए हुए वादे को मैं पूरा करके रहूँगी। मुझे ये भी शक हुआ कि हो ना हो नीरज शालिनी जी का वो हस्बैंड है जिसके बारे में मुझे मेरी मैनेजर रेखा ने बताया था। मैं सोच रही थी कि शायद नीरज ने शालिनी जी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली होगी और शालिनी जी नीरज के बदले की आग में जल रही होंगी, इसलिए शालिनी जी मुझसे ऐसा काम करवा रही हैं। नीरज की गृहस्थी तुड़वाना चाहती थीं, जिससे उनके अंदर वर्षों से धधक रही बदले की आग ठंडी हो सके। अगली सुबह मैं समय पर बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंची और दोपहर के 2 बजे मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच गई। एयरपोर्ट से मैंने कैब बुक किया और दिल्ली के द्वारका के लिए निकल पड़ी। द्वारका उतरकर मैंने नज़दीक के होटल में एक रूम बुक किया और होटल के रूम में जाकर राहत की सांस ली। मैं दिल्ली पहली बार आई थी। हैदराबाद या बेंगलोर जैसे शहरों को मैंने करीब से देखा था, लेकिन दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी। यहाँ किसी को मैं नहीं जानती थी, फिर भी मुझे अपना मिशन पूरा करना था। मैं शाम को होटल से निकली और नीरज के एड्रेस पर पहुँच गई। नीरज का द्वारका के सेक्टर 19 में
बड़ा सा घर था, गेट पर गार्ड तैनात थे। ये देखकर मैं उल्टे पांव होटल पर आई और नीरज तक पहुंचने और उससे अपने इश्क के जाल में फंसाने की प्लानिंग में लग गई। शालिनी जी का ये स्टॉक मुझे बेहद मुश्किल लगने लगा था, लेकिन मेरे लिए ये काम बेहद ज़रूरी हो गया था। अगर मैं नीरज को फंसाने में कामयाब हुई तो शालिनी जी के बहुत करीब पहुंच जाऊंगी। उनके मुझ पर जो एहसान है उसके बदले तो ये मुश्किल काम कुछ भी नहीं था। मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन प्लानिंग के लिए मेरे पास वक्त बहुत था। इसलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी और मुझे खुद पर भरोसा था कि नीरज को मैं अपना गुलाम बनाकर रहूंगी। मैं सुबह नीरज के घर का मुआयना कर चुकी थी, अब मुझे उसके करीब पहुंचना था। मैंने तय किया कि नीरज के ऑफिस पहुंचकर उससे जॉब के लिए बात करूंगी। अगली सुबह नीरज के करोल बाग वाले ऑफिस निकलने से पहले ऐसा तैयार हुई कोई भी मुझे देखकर बहक जाए। मैंने जब खुद को आईने में देखा तो मैं बहुत खुश हुई और होटल से निकलकर करोल बाग नीरज के ऑफिस पहुंच गई। ये रियल एस्टेट का बड़ा सा ऑफिस था, जिसमें दाखिल होते ही मुझे नीरज नज़र आ गया। नीरज ने मेरी ओर देखा और देखता ही रह गया। मैंने कहा, मेरा नाम कुसुम है सर, आपकी इजाज़त हो तो मैं बैठ जाऊं? नीरज ने कहा, बैठ जाइए कुसुम जी, और बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। मैंने कहा, मैं पटना से यहाँ आई हूँ और मुझे जॉब की ज़रूरत है। ये मेरा वेबसाइट है, आप देख लीजिए और अपने ऑफिस में मुझे कोई भी काम दे दीजिए। नीरज ने मेरे हाथों से मेरा वेबसाइट पकड़कर टेबल पर रख दिया और मेरी ओर देखकर बोला, कुसुम जी क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? नीरज के कहने पर मैं उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, सर आप बस एक गिलास पानी मंगवा दीजिए। नीरज ने बेल बजाई और कुछ ही पल में एक लड़का केबिन में हाजिर हो गया। नीरज ने उससे कहा, मैम को पहले पानी पिलाओ, और उसके बाद 2 कप चाय पकड़ाकर वापस चला गया। मैंने आधा गिलास पानी पिया और गिलास को टेबल पर रखते हुए नीरज से कहा, क्या मेरे लिए कोई जॉब है आपके पास सर? नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ और इस काम में मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दिल्ली के बारे में बखूबी जानते हों। लेकिन तुमने बताया कि तुम तो पटना से दिल्ली आई हो। मुझे जॉब के बहाने नीरज के करीब पहुंचना था, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया। मैंने कहा, मैं दिल्ली के लिए बेशक नहीं हूँ, लेकिन पिछले 20 सालों से द्वारका में मेरी सिस्टर रहती है। दिल्ली को समझने में वो मेरी काफ़ी मदद करेगी। नीरज ने पूछा, तुम्हारी बहन द्वारका में कहाँ रहती हैं? मैंने कहा, द्वारका के पास सागरपुर कॉलोनी में मेरी बहन का घर है सर। नीरज ने कहा, ठीक है, जॉब के लिए मैंने कल तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। मैंने कहा, ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, गुड इवनिंग। इतना कहकर मैं कुर्सी से उठी ही थी कि नीरज ने कहा, यहाँ से तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, यहाँ से मैं सीधे सागरपुर जाऊंगी सर। नीरज ने कहा कि मैं द्वारका में ही रहता हूँ, बुरा ना मानो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें सागरपुर छोड़ दूंगा। नीरज के मुंह से इतना सुनते ही मैं खुश हो गई और मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने मिशन की पहली मंजिल पार कर चुकी हूँ। मैं नीरज के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में उसके बगल की सीट पर बैठी थी और मैंने गौर किया कि नीरज मुझसे नज़रें बचा बचा कर मुझे बार बार देखे जा रहा था। करोल बाग से सागरपुर तक पहुंचने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा, जिसके बीच नीरज मुझसे बातें करता रहा। मेरे परिवार के बारे में उसने मुझसे ढेर सारे सवाल किए और मैंने भी उसके हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया, ताकि उसके दिल में मेरे लिए किसी भी तरह शक पैदा ना हो सके। सागरपुर लाल बत्ती के कुछ आगे पहुंचकर मैंने कहा, सर मुझे यहीं उतार दीजिए, सामने वाली गली में ही मेरी बहन का घर है, यहाँ से मैं पैदल चली जाऊँगी। मैं नीरज की गाड़ी से उतर गई। नीरज ने मुस्कुराते हुए मुझे गुड इवनिंग कहा और चला गया। उसके चले जाने के बाद मैंने वहीं से ऑटो किया और द्वारका के अपने होटल में पहुंच गई। मैं सोच रही थी, अगर नीरज कल मुझे जॉब दे देगा, मैं तो सागरपुर में ही कोई फ्लैट किराए पर ले लूँगी, ताकि वो मुझे रोज़ अपनी गाड़ी से छोड़ सके। अगली सुबह मैं बिस्तर पर ही थी कि नीरज का कॉल आ गया। वह बोला, कुसुम तुम दिल्ली में नई हो, इसलिए फील्ड का काम तुमसे ना हो पाएगा। क्या तुम अकाउंट संभाल सकती हो? मैंने कहा, आप एक बार मुझे समझा दोगे तो मैं अकाउंट का काम संभाल लूँगी सर। नीरज ने कहा, गुड, तो तुम्हारी जॉब पक्की। मैं आधे घंटे में यहाँ से निकलूँगा, तुम मुझे सागरपुर लाल बत्ती पर मिल जाना। नीरज की बात सुनकर मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। मैं झट से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर सागरपुर लाल बत्ती पर पहुँच गई। 2 घंटे के बाद ही नीरज के साथ उसकी कार में बैठकर मैं करोल बाग पहुँच चुकी थी। कुछ दिनों में मैंने अकाउंट का काम संभाल लिया और इस बीच मैंने सागरपुर के किराए पर फ्लैट भी ले लिया। सुबह मैं नीरज के साथ ऑफिस जाती, पूरे दिन नीरज के ऑफिस में काम करती और शाम को नीरज के साथ उसकी गाड़ी में ही घर आती। मुझे नीरज के ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। इस बीच मैं नीरज के इतना करीब आ चुकी थी कि वो मुझे कई बार अपने घर ले गया था।
नीरज के द्वारका वाले घर में नीरज के अलावा कोई नहीं रहता था, इसलिए छुट्टी के दिन मैं अक्सर नीरज के घर चली जाती। मेरा मकसद ये था कि नीरज खुद ही मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन वो शायद डरता था, इसलिए मुझसे उचित दूरी बनाकर रखता था। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। इस दौरान शालिनी जी ने मेरी लगातार बातें होती रही और मैं उन्हें अपडेट देती रही। संडे का दिन था, मैं सुबह जल्दी उठी और मैंने तय किया कि पूरा दिन नीरज के घर पर रहूंगी और आज अपने मिशन को पूरा करके रहूंगी। मैं बाथरूम में फ्रेश होकर निकली और अपनी सबसे फेवरेट साड़ी पहनकर द्वारका जाने को तैयार हो गई। तभी शालिनी जी का कॉल आ गया। वह बोली, कुसुम, 3 महीने बीत चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दिल्ली में अपना समय बर्बाद कर रही हो तो वापस आ जाओ। मैंने कहा, मैम, मैं अपने मिशन को पूरा करने के बहुत करीब हूँ। कल तक आपको खुशखबरी दे दूंगी। शालिनी जी का फ़ोन कटने के बाद मैं सीधे नीरज के घर पहुंच गई। नीरज मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। नीरज की नौकरानी सुमन किचन में थी और नीरज के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने सुमन से कहा, दीदी, आप आज छुट्टी कर लो। सुमन ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। मैंने अपना नीरज का ब्रेकफास्ट तैयार किया और दोनों ने साथ बैठकर सुबह का नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं नीरज के करीब आई और बोली, सर, आज मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी इस हरकत पर नीरज शर्मा गया और कमरे से उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी हिम्मत दिखाई और नीरज के हाथों को पकड़कर बोली, सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर न जाओ। नीरज कुछ न बोल पाया और उस वक्त नीरज के इतना करीब थी, उसके तेज धड़कते दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। एक हसीन लड़की को अपने इतना करीब पाकर नीरज भी खुद को काबू न कर पाया और बोला, कुसुम, तुम पहली बार जब मेरे ऑफिस में आई थी, मैं तो तभी तुम पर दिल हार चुका था। फिर भी मैंने अपने जज्बातों को काबू में रखा, क्योंकि इस उम्र तक आते आते मैंने बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए मैं किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। लेकिन पिछले 3 महीने में मैं इतना जान चुका हूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। इतना कहकर नीरज ने मेरे हाथों को कस के पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुसुम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने नीरज के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और वहाँ से उठकर किचन की ओर चली गई। नीरज भी मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया और बोला, अगर तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार ना करती तो मैं कभी ना आगे आता। तुमने कहा है कि तुम मुझे प्यार करने लगी हो, तो मैंने भी अपने दिल की बात कह दी। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना कुसुम। इतना कहकर वह किचन से बाहर निकल गया। मैंने नीरज और अपने लिए दोपहर का खाना बनाया और नीरज के साथ दोपहर का खाना खा लेने के बाद मैंने नीरज से कहा, सर, मुझे आज ही पटना के लिए निकलना है। मेरी माँ बीमार है, उन्हें दिल्ली लेकर आना है। नीरज ने कहा, कुसुम, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई आ सकता है तो मैं दोनों के लिए प्लेन की टिकट करवा देता हूँ, तुम्हें पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं सर, मुझे जाना ही होगा, मैं 1 हफ्ते में लौट आऊँगी। नीरज ने कहा, तुम्हारे बिना मैं 1 हफ्ता नहीं रह पाऊँगा कुसुम। नीरज ने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरा मिशन पूरा हो चुका था। नीरज मेरे प्यार में पागल हो चुका था। अब दिल्ली में मेरे रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए मैं जल्द से जल्द वहाँ से बेंगलोर के लिए निकलना चाहती थी। दोपहर का खाना खा लेने के बाद मैं नीरज के साथ उसके घर का जायज़ा लेने लगी। बैठक के पास ही नीरज का बेडरूम था। मैं बेडरूम में दाखिल हुई तो मेरी नज़र वहाँ के टंगी फ़ोटो पर पड़ी। तस्वीर में नीरज के साथ जो औरत थी, उसे देखते ही मैं पहचान गई। ये मेरी मैनेजर रेखा थी। रेखा की तस्वीर नीरज के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए। बेडरूम की तस्वीर को इस तरह घूरते देखकर नीरज मुझसे कहा कि ये 5 साल पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर में मेरे साथ मेरी बीवी रेखा है। अगर मैं नीरज को ये बात बताती कि मैं रेखा को जानती हूँ तो मेरी पोल खुल जाती, इसलिए मैंने अनजान बनने का दिखावा करते हुए नीरज से पूछा, क्या आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है? नीरज ने गहरी सांस ली और कहा, 5 साल पहले रेखा मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और एक दिन वह मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़की के साथ भाग गई। रेखा के जाने के बाद मैं उसके लिए पागल हो गया। मैंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह आज तक मुझे नहीं मिल पाई। 1 साल बाद मुझे रेखा का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर ली और वह बहुत खुश है। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ और तब मैंने रेखा की तलाश को ख़त्म कर दी। मैंने नीरज से कहा, क्या आप मुझे वह खत दिखा सकते हैं? नीरज ने बेडरूम की बड़ी सी अलमारी खोली और उसमें से एक खत निकाल कर मुझे पकड़ा दिया। मैंने खत को खोला तो फिर से चौंक गई। 2 साल पहले मुझे जो खत मिला था, इस खत की लिखावट बिल्कुल वैसे ही थी। नीरज के साथ उसके बंगले पर मेरा पूरा दिन गुजर चुका था और रात को भी नीरज के बंगले पर ही रुक गई।
अगली सुबह नीरज ने मुझे सागरपुर छोड़ दिया। मैं सागरपुर लाल बत्ती पर नीरज की गाड़ी से उतरी तो उसने मुझे गले लगा लिया और बोला, जब तक तुम पटना से लौट कर यहाँ नहीं आती, जब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर अब तो आपके बिना मुझसे भी रहा नहीं जाएगा, इसलिए मैं जल्द से जल्द लौट आऊँगी। अपने फ्लैट पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने शालिनी जी को कॉल किया और बताया कि मिशन पूरा हो चुका है। तो मेरी बात सुनकर शालिनी जी बहुत खुश हुई और मेरे कहने पर उन्होंने शाम की मेरी फ़्लाइट करवा दी। देर रात तक मैं बेंगलोर में पहुंच गई। अपने फ्लैट पर जाकर सो गई। दिल्ली की थकान का ऐसा असर था कि अगले दिन मैं दोपहर तक सोती रही। फ़ोन की घंटी से मेरी नींद खुली तो देखा कि शालिनी जी का कॉल था। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से शालिनी जी बोली, कुसुम मैं घर पर ही हूँ, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तुम यहाँ आ जाना। मैं फ्रेश होकर सीधे शालिनी जी के बंगले पर पहुँची और मैंने कहा, मैम अब तो आपका काम पूरा हो चुका है, क्या आप मुझे बता सकती हैं नीरज के साथ आपने ऐसा क्यों किया? अगर नीरज गलत आदमी होता तो मुझे उसके साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेलने के बाद कोई पछतावा नहीं होता, लेकिन वह बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मुझे उससे हमदर्दी हो गई है। शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हारे अंदर नीरज के लिए पैदा हुई इस हमदर्दी को मैं नीरज के लिए तुम्हारी मोहब्बत का नाम दे सकती हूँ? तुमने कहा कि नीरज अच्छा इंसान है, तो क्या तुम नीरज से शादी कर सकती हो? मैंने कहा, मैं 3 महीने में नीरज को बखूबी जान गई हूँ। वह ऐसा इंसान नहीं है जिसे इस कदर धोखा दिया जाए। पहले भी धोखा खा चुका है और जब उसे पता चलेगा कि मैं भी धोखेबाज निकली तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शालिनी जी ने कहा, तुम चाहो तो इस धोखे को प्यार में बदल सकती हो। मैंने कहा, वो कैसे? शालिनी जी ने कहा, तुम नीरज से शादी कर अपनी गृहस्थी संभाल लो। मैंने कहा, अगर ऐसा ही करना था तो फिर 3 महीने इस नौटंकी की क्या ज़रूरत थी मैम? शालिनी जी ने कहा, दरअसल नीरज मेरा भाई है। मेरे पिता के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी नीरज की हो गई थी। तब मैंने अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का सहारा लिया और 3 साल मुकदमा लड़ने के बाद आधी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। मैंने उसी प्रॉपर्टी से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन नीरज वहीं का वहीं रह गया। उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, इसलिए पिछले कई सालों से वो मुझसे बात नहीं करता। लेकिन मुझे उसकी हमेशा चिंता होती थी। मैं उसके लिए अच्छी लड़की की तलाश में थी। जब मैंने तुम्हें शोरूम पर देखा था, मुझे लगा कि नीरज के लिए तुमसे बेहतर लड़की कोई नहीं होगी और ना ही हो सकती है। तब मैंने तुम्हें नीरज के मोहब्बत करने का काम दिया और तुम मेरे इस काम में सफल हुई। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम नीरज को धोखा दो या उसे अपना हमसफ़र बना लो। शालिनी जी की इस बात का कोई जवाब फिलहाल तो मेरे पास नहीं था। जब से रेखा का खत मैंने नीरज के घर पर देखा था, मुझे अनिकेत की बहुत याद आने लगी थी। एक खत के आधार पर मैंने अपने पति पर शक किया। वह ना जाने कहाँ होगा। मुझे रेखा से अपनी इस बर्बादी का हिसाब बराबर करना था। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने शालिनी जी से कहा, मैडम अभी मैं नीरज के बारे में कुछ भी तय नहीं कर पाई हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। शालिनी जी ने कहा, ठीक है, नीरज के मामले में फैसला लेने के लिए तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। आखिर ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। मैं शालिनी जी के घर से अपने फ्लैट पर आई और अनिकेत के बारे में सोचने लगी। आखिर वह उस रात के बाद कहाँ होगा? इन 2 सालों में उस पर क्या बीती होगी? रेखा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं भी कितनी पागल थी जो उस खत के आधार पर अपने पति को गलत समझ बैठी। रेखा के गहरे राज जानने के लिए मुझे रेखा के घर तक पहुंचना था, लेकिन शोरूम पर इतने अरसे काम करने के दौरान मैंने अब तक रेखा का घर नहीं देखा था। शालिनी जी से रेखा का एड्रेस मांगती तो शायद वह रेखा से फ़ोन पर बता देती, इसलिए मैंने तय किया कि खुद ही रेखा का पीछा करके उसके घर पर पहुंचूंगी, उसके गहरे राज जानकर ही रहूंगी। मैं अगले दिन काम पर नहीं गई। रात को घर से निकलकर शोरूम के पास खड़ी होकर रेखा के निकलने का इंतजार करने लगी। मेरी नज़र रेखा पर थी। जैसे ही रेखा शोरूम बंद करके वहां से निकली, मैंने उसका पीछा किया। रेखा अपनी कार में थी और मैं ऑटो में बैठी उसका पीछा करने लगी। 1 घंटे के बाद रेखा की कार एक बिल्डिंग में दाखिल हुई तो मैं भी ऑटो से उतरकर बिल्डिंग में दाखिल हो गई। वो बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के फ्लैट में घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। रेखा के पीछे ही मैं भी उसके दरवाजे पर पहुंची और मैंने डोरबेल बजाया। दरवाज़ा खुला। सामने खड़े आदमी को मैं पहचान गई। ये मेरा पति अनिकेत ही था। जोर से चिल्लाई, अनिकेत तुम यहाँ? तभी रेखा भी आ गई। मुझे अचानक अपने फ्लैट पर देखकर चौंक गई। मैंने अनिकेत को पकड़ लिया और रोने लगी। आधे घंटे तक ड्रामा चलता रहा। मुझे बेकाबू होता देखकर रेखा ने शालिनी जी को कॉल कर दिया और आधे घंटे में ही शालिनी जी रेखा के फ्लैट पर आ गई। रात के 10 बज रहे थे। रेखा के ड्राइंग रूम में
मैं और शालिनी जी बैठे हुए थे। अनिकेत सामने खड़ा था और रेखा भी शालिनी जी के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने रेखा से पूछा, मेरे पति अनिकेत के बारे में मुझे झूठा खत लिखने वाली औरत तुम ही हो ना? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रेखा जी? रेखा ने कहा, 5 साल पहले मैंने नीरज से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही अनिकेत मेरे पति नीरज के रियल एस्टेट बिजनेस में ज्वाइन हुआ और नीरज के साथ काम करने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से अनिकेत ने नीरज के दिल में इतनी जगह बना ली कि घर की ज़रूरी काम भी अनिकेत ही करने लगा। उस वक्त नीरज अपने बिजनेस को लेकर इतने बिजी रहते थे कि वह मुझे बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे। इसलिए मैं अनिकेत के साथ अपने अकेलापन को दूर करने लगी और फिर एक दिन मैं अनिकेत के साथ दिल्ली से बेंगलोर आ गई और यहीं मैंने अनिकेत से शादी कर ली। मैंने रेखा की पूरी कहानी सुनी। फिर मैंने अनिकेत की ओर देखा और बोली, 5 साल पहले ही तुम रेखा से शादी कर चुके थे, तब तुमने मुझसे शादी क्यों की? अनिकेत ने कहा कि रेखा मेरी बीवी थी, लेकिन रेखा ने नीरज के आलीशान घर की आदत पड़ गई थी और मैं शालिनी जी के यहाँ एक मामूली सा जॉब करता था, जिससे रेखा के महंगे शौक पूरे नहीं हो पाते थे। इसलिए हम दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन मैं बेंगलोर छोड़कर हैदराबाद अपने घर चला गया। मैंने रेखा से शादी के बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया था। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे तय कर दी। मैं भी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम्हें लेकर बेंगलोर चला आया। अनिकेत की बात खत्म हुई और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने रेखा की ओर देखा और पूछा, अनिकेत और मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, ये तुमसे देखा नहीं गया? तुमने अनिकेत को मुझसे छीनने के लिए साजिश रची। तुमने मुझे ऐसा खत लिखा जिसे पढ़कर मैं अनिकेत को गलत समझ बैठी और एक दिन जब अनिकेत अपने दोस्त के साथ रात को घर आया तो मैं डर कर थाने पहुंच गई और पुलिस में अनिकेत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस जब घर आई तब तक अनिकेत अपने दोस्त के साथ फरार हो चुका था। रेखा ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दरअसल एक खत मैंने अनिकेत को भी भेजा था, जिसमें मैंने किसी मर्द से तुम्हारे अफेयर के बारे में अनिकेत को लिखा था, इसलिए वह तुम पर शक करने लगा था। उस रात जब तुम थाने पहुंची तब मैंने ही अनिकेत को कॉल करा, वहां से भाग निकलने को कहा था और वह भागकर मेरे पास आ गया। मैंने कहा, रेखा, तुमने अपने लालच की वजह से पहले नीरज के साथ धोखा किया, फिर अनिकेत, और मेरी खुशहाल गृहस्थी बर्बाद कर दी। इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? रेखा मेरी बात का जवाब न दे पाई और फिर सिर झुकाए मुजरिम की तरह खड़ी रही। मैंने शालिनी जी की ओर देखा और बोली, मैम, रेखा ने आपके भाई को धोखा दिया था, ये बात तो आप जानती थी ना? तब आपने रेखा को अपने शोरूम में मैनेजर कैसे बना दिया? मैंने अनिकेत की ओर देखा और बोली, रेखा ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया, उसकी ये असलियत जानने के बाद भी क्या तुम रेखा के साथ ही रहोगी? अनिकेत ने कहा, कुसुम, इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। रेखा ने जो भी किया मुझे पाने के लिए किया, इसलिए मैं रेखा का साथ नहीं छोड़ पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे सामने इंसानों के असली चेहरे उजागर हो चुके थे। ये दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है, लेकिन मुझे तसल्ली इस बात की थी कि धोखेबाजों की इस दुनिया में अनिकेत और रेखा जैसे लोगों से अलग नीरज जैसे लोग भी हैं जो धोखेबाज नहीं होते। मैं रेखा के फ्लैट से निकल आई और अगले ही दिन मैंने शालिनी जी को कॉल कर कहा, मैम, मैं आज ही की फ़्लाइट से दिल्ली जा रही हूँ। नीरज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कहानी से सीख, कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि लोग ही अंधे होते हैं जो अपने आसपास के धोखेबाज लोगों को नहीं देख पाते और धोखे का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।